हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब है ऐसे फंडामेंटल आइडियाज, बेसिक डिस्क्लोजर या कुछ ऐसी अजम्पशन जिनको लेके अकाउंटिंग की जाती है, जो कि हर पर्सन जो भी अकाउंटिंग करता है वो अकाउंट्स करने से पहले एक जनरल अजम्पशन लेके चलता है कि ये चीजें होनी है और उसके बाद ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो कुछ एक 13 कंसेप्ट है। नंबर 1 सेपरेट बिजनेस एंटिटी, नंबर 2 मनी मेजरमेंट, नंबर 3 गोइंग कंसर्न, नंबर 4 अकाउंटिंग पीरियड, नंबर 5 कॉस्ट, नंबर 6 ड्यू एस्पेक्ट, नंबर 7 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नंबर 8 मैचिंग, नंबर 9 फुल डिस्क्लोजर, नंबर 10 कंसिस्टेंसी, नंबर 11 प्रूडेंस, नंबर 12 मटेरियलिटी, नंबर 13 ऑब्जेक्टिविटी। हम वन बाय वन इनका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग करते हैं, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस या बिजनेसमैन? यहाँ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज, टू डिफरेंट पर्संस। हम यहाँ बिजनेसमैन की पर्सनल असेट्स और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है। यदि बिजनेसमैन बिजनेस को कोई फंड देता है, एज ए कैपिटल कोई फंड देता है, तो वो भी बिजनेस की लायबिलिटी होगी। क्लियर? मतलब बिजनेस अगर बिजनेसमैन से कुछ ले रहा है तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है, और यदि बिजनेसमैन कुछ दे रहा है तो वो लायबिलिटी रिडक्शन है। कैसे होगा? जैसे अगर मान लीजिए जब बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, किससे करता है? कैश या बैंक। तो कैश या बैंक से जब पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं? कैश ऑब्लिक जो भी होगा, या तो कैश होगा या बैंक होगा। डेबिट, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन का पैसा है। ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है कि यहाँ पे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है प्लस बिजनेस की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। यदि बिजनेसमैन इस कैपिटल को विड्रॉल करता है तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो जाएगा और बिजनेस की लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2 इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का कहना ये है कि सिर्फ उसे उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कीजिए, अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकें। ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग करने से पहले यदि किसी भी तरह का इवेंट, कोई ट्रांजेक्शन मिलता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसे आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। नंबर 2, आप हर चीज को मनी में मेजर नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आपकी ह्यूमन रिसोर्स से कोई रिसर्च कुछ हो रहा है, या बिजनेस में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसे मनी में मेजर कर सकें। नंबर 3, मनी में मेजर कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास असेट्स को आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। असेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आपके पास है 1 एकड़ लैंड। ठीक है। आपके पास है 2 बिल्डिंग्स। ठीक है। आपके पास है 100 kg स्टॉक। जब आप अपनी बुक्स की बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, या आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या आप अपने बुक्स में इस तरीके से लिखेंगे? नहीं, आपको इन सबको किस में कन्वर्ट करके लिखना है? मनी में। क्योंकि यहाँ पे यूनिट सबकी डिफरेंट है, हमें सब चीजों को किस में कन्वर्ट करना है? मनी में मेजर करना है, और उसके बाद ही उसकी अकाउंटिंग करनी है। नंबर 3 इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम दैट आवर बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर इनफिनाइट टाइम। मतलब आज यदि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा बिजनेस अगले 6 महीने बंद हो जाएगा वो एक अलग बात है, किसी भी रीजन से बंद हो जाएगा। लेकिन जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय उसकी अकाउंटिंग करते समय या कोई भी ट्रांजेक्शन करते समय हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस इनफिनाइट टाइम के लिए रहेगा। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है जिसको कि एक काम है और वो काम जब खत्म होगा आपका बिजनेस बंद है, वह एक्सेप्शनल केस है। बट इन नॉर्मल केसेस जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारे इनफिनाइट टाइम के लिए रहेगा। इसका रीजन क्या है? ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है हमारी असेट्स की अकाउंटिंग में। मान लीजिए आज मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख रुपीज की। ठीक है।
10 लाख रुपीज की अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी है और या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, तो क्या मैं उसको पूरी की पूरी अपनी बुक्स में आज की इसी ईयर में जिस दिन मैं परचेज की पूरी अपनी बुक्स में चार्ज कर लूंगी, पूरा का पूरा खर्चा बुक कर लूंगी? नहीं, मैं उसे अपने बिजनेस के ईयर्स में यानी बिजनेस की लाइफ में या इस असेट्स की लाइफ में उसको डिवाइड करूंगी। तो यदि बिल्डिंग की लाइफ में ही मान लीजिए उस बिल्डिंग की लाइफ मेरी 20 ईयर्स है और हम ये मान के चल रहे हैं हमारा बिजनेस क्या है, इन्फिनाइट टाइम के लिए है, तो हम इस 10 लैक्स को 20 ईयर्स में डिवाइड करके और पर्टिकुलर पर ईयर जितना खर्चा बनता है इन 10 लैक्स का अपॉन 20 कितना होगा, 50,000 रुपीज एज ए डेप्रिसिएशन हम हमारी बुक्स में खर्चा बुक करेंगे। ठीक है, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे मैं लैंड एंड बिल्डिंग को 10 लैक्स लेस डेप्रिसिएशन 50,000 9.5 लैक्स शो करूंगी। मतलब इसके साथ ही किसी भी तरीके का कोई भी एसेट जब लेंगे तो आप, ये तो था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसकी जगह हम WDV लेते हैं तो वहां पे WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एसेट को जिस ईयर में खरीदा है, जिस दिन खरीदा है, आप अपने बुक्स में पूरा राइट ऑफ नहीं करेंगे। आप उसको उसकी एसेट की लाइफ में या अपनी बिजनेस की लाइफ, जैसा भी आपकी क्वेश्चन या आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है या आपकी एसेट की नेचर पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको राइट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का कहना है कि आपको एक ऐसा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक ऐसा टाइम पीरियड फिक्स करना है जिसके लिए आपको आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है टू नो द प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। आपको एक इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा, टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी आप 2 महीने के लिए अकाउंट तैयार कर रहे हैं, कभी आप 6 महीने के लिए, कभी आप 2 साल के लिए, कभी 1.5 साल के लिए। ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो यूजर्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, इसमें एक और चीज ये होगी कि आप एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 ईयर का रखना है। एंड बट इन सब एक्सेप्शनल केसेस, कंपनी के केस में कुछ कंप्लायंसेस होते हैं तो वो अपना जो अकाउंटिंग पीरियड है, मतलब अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, वो 3 मंथ 6 मंथ एंड ईयरली इस हिसाब से बनाते हैं। नंबर 2 इज इनकम टैक्स के लिए हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है वो रहता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंड इफ सम एंटिटीज, सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स कि नहीं हमको तो बनाना है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है आप बनाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब इनकम टैक्स के लिए आप अपना अकाउंटिंग पीरियड देखते हैं तो वहां पे आपको अपने ट्रांजेक्शन्स को 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीटी पीरियड में शिफ्ट करना होता है। नंबर 5 एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। Cost concept requires that all assets should be recorded in your books at their cost price। मतलब क्या है, अभी कॉस्ट प्राइस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप परचेज प्राइस, नहीं, यहाँ पे कॉस्ट में आपका इंक्लूड होगा परचेज प्राइस प्लस आपकी कोई लेबर है, लोडिंग अनलोडिंग की लेबर है, प्लस आपकी कोई फ्रेट चार्जेस हैं, प्लस कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। इसके अलावा कहने का मतलब ये है ऑल द कॉस्ट incurred ready to put to use। इस कंसेप्ट में यूज क्या है, इस कंसेप्ट का यूज ये है कि जब आप अपनी एसेट्स की कॉस्ट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो जब रेडी टू पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे हैं वो आपकी कॉस्ट का पार्ट रहेंगे और उसके ऊपर आप एज पर एप्लीकेबल रेट्स आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और अपनी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन लेस करके क्लोजिंग बैलेंस डिक्लेयर करेंगे। नंबर 6 इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारी अकाउंटिंग की जिसे कहते हैं ना एक ए फॉर एप्पल, या जिसे कहते हैं एक बेसिक नींव, या जिसे कहते हैं कि हाँ इसके बियॉन्ड हमको जानना ही नहीं है। मतलब ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हमारी बिजनेस में होता है तो उससे 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट होते हैं। मतलब यदि किसी के पास आता है तो किसी के पास जाएगा।
यदि कोई बढ़ता है तो कोई कम होगा, यदि असेट बढ़ेगी तो हो सकता है दूसरी असेट कम होगी, या हो सकता है एक असेट बढ़ रही है तो मैं उसके उतने ही अमाउंट से लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है। कहने का मतलब है अमाउंट टू अमाउंट हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ये हमने डेबिट क्रेडिट वाले हमारा जो वीडियो था उसमें क्लियर किया था कि कैसे किस चीज को डेबिट करना है, कब किस चीज को क्रेडिट करना है। तो यहाँ हम इसको एक और अच्छे समझेंगे कि ड्यूड एसेट कंसेप्ट का मतलब है कि जब एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई गुड्स खरीदी उधार पर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए ₹1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए की हमने गुड्स खरीदी। अब यहाँ पे बताइए कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पहले चीज हमारी गुड्स परचेज हो रही है, मतलब माल आ रहा है, मतलब असेट बढ़ रही है। दूसरे तरीके से हम कह रहे हैं हमारा खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। जब असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं हम उसको डेबिट, तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए का माल आ रहा है, 1 लाख रुपीज का। अब इसके साथ और कौन सा अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है, हमारा हो रहा है हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है। क्रेडिट मतलब अभी हमने पेमेंट नहीं किया, हमने उधार पे माल खरीदा, किससे, मिस्टर ए से। तो ए हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, हमको उनको पेमेंट करना है, क्रेडिटर हो गया। तो जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू मिस्टर ए अकाउंट, कितने रुपए से, 1 लाख। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे। तो ऑन डेट ऑफ पेमेंट, मान लीजिए हमने 4 दिन बाद पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। तो हमने पेमेंट किया तो टू पेमेंट टू मिस्टर ए, ये ट्रांजेक्शन रहा हमारा 1 लाख रुपीज का। अब इसमें कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, इसमें हमारा हो रहा है कि 1 लाख रुपये हमने बाई चेक दिया है, ठीक है। तो हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, ठीक है साहब। और क्या हो रहा है, और मिस्टर ए के पास पैसा जा रहा है, मिस्टर रिसीवर हो गया, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी इंक्रीज की थी तो क्रेडिट किया था, आज जब लायबिलिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1 लाख रुपीज से। और क्रेडिट क्या करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे कम होगा। असेट यदि कम होती है तो उसे कहते हैं क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ये कंसेप्ट बहुत ही समझ के करना है। आपको किसी भी ट्रांजेक्शन की जब अकाउंटिंग करते हैं सबसे पहले ये देखना है क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर आप कहीं एक गलती कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान समझ के ही आगे बढ़ना है। नंबर 7 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का मतलब है कि आपको अपनी रेवेन्यू को कब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे हम दो चीजें समझेंगे, व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज रिकॉग्निशन। रेवेन्यू में आपको क्या क्या आएगा, अगर आप गुड्स का सेल परचेस करते हैं तो आपकी सेल, या आप अगर सर्विस प्रोवाइड है तो आपकी सर्विस चार्जेस, और के रिसोर्स हैं, मतलब आपके बिजनेस के फंड को आपने किसी को इंटरेस्ट पे दे रखा है, या आपकी कोई और कमीशन इनकम है तो अदर इनकम, ये रहेंगे आपकी रेवेन्यू का पार्ट, जिनसे आपको क्या होना है, इनफ्लो होना है, आपको कैश इनफ्लो होना है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। आपको ये जो रेवेन्यू है इसको अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू। ओके, तो पहली चीज ये है, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि हमें मिल गया तो हम हमारी बुक्स में लिखें, नहीं, हमें राइट टू रिसीव ऑफ इनफ्लो, राइट टू रिसीव ऑफ द इनकम, दैट इज द पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा लीगल राइट, हमें इस रेवेन्यू को रिसीव करने का लीगल राइट कब मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को यदि मैंने पर्टिकुलर 31 मार्च जब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उस दिन मैंने कोई माल बेचा 10 लाख रुपए का, ठीक है। पैसा कब मिला, पैसा मुझे अगले फाइनेंशियल मतलब 5 अप्रैल 10 अप्रैल कभी भी मिला। तो क्या मुझे इस रेवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, क्या मुझे सेल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, आंसर इज यस। मुझे कब पैसा मिलेगा वो डजेंट मैटर, मुझे लीगल राइट कब मिला, मुझे 31 मार्च को लीगल राइट मिला है, इसलिए मुझे अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस हिसाब से करना है, जब पहली चीज मेरी वो रेवेन्यू हो, और नंबर 2 जब मुझे लीगल राइट मिल गया हो।
तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, यही तो हमने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में पढ़ा था कि आप अकाउंटिंग पीरियड क्या है, पहले आप ये डिसाइड करो, उसके हिसाब से आपकी रेवेन्यू डिसाइड होगी कि उस पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू। आज की वीडियो में हम केवल यहाँ पे 7 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बाकी के 6 कंसेप्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैव ए नाइस डे।